मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली ड्रग्स मामले में कई जगहों पर छापेमारी की सूचना मिल रही है। एक ऐसा मामला जिसने सियासी गलियारे में भी भूचाल लाने का काम किया था, उसी से जुड़ी खबर, और ईडी ने इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट जो हमें मिल रहा है, प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है। 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई थी और इस मामले में कई जगहों पर छापेमारी की सूचना हमें मिल रही है। तो दिल्ली ड्रग्स केस में तो पहले 5600 करोड़, उसके बाद 2000 करोड़। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट, 7600 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदगी की गई है। और इसी मामले में कई जगहों पर छापेमारी अभी चल रही है। तो 7600 करोड़ रुपए की ड्रग्स रिकवरी मामले में केस दर्ज किया गया है और ईडी इस मामले में अब कार्रवाई कर रही है। दिल्ली ड्रग्स मामले में कई जगहों पर छापा मारा गया है। अभी की बड़ी जानकारी आपको दे दें तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश आगे बढ़ रही है, नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, ये तो बढ़ता ही जा रहा है पूरा ये मामला, जिस तरीके से 5600 करोड़, उसके बाद अब जानकारी मिल रही है 2000 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी हुई थी, अब कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि ईडी ने भी इसमें मामला दर्ज कर लिया है इस मामले में। और कल जिस तरीके से 2000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई थी, तो टोटल अगर मैं ड्रग्स की बात करूं तो 7600 करोड़ की जो ड्रग्स है वो अभी तक बरामद हो चुकी है। ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है और ईडी की जो टीम है वो दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में कई ठिकानों पर रेड कर रही है। और उस मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है जिसका जो मास्टरमाइंड है वो विदेश में बैठा हुआ है, विदेश में बैठकर ऑपरेट कर रहा है। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है अभी तक 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। स्पेशल सेल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अलग चल रही है ड्रग्स के ऊपर, लेकिन अब जिस तरीके से ईडी ने इस मामले को दर्ज कर लिया है तो कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ता जा रहा है और इस मामले में आगे आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को बता दें अभी की ये बड़ी खबर, दिल्ली ड्रग्स केस में कई जगहों पर छापेमारी। कल 2000 करोड़ की ड्रग्स मिली थी, उसके पहले 5600 करोड़ की ड्रग्स मिली थी और कुल 7600 करोड़ की ड्रग्स की रिकवरी अब तक हो चुकी है। बात अब हरियाणा की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस को हार मिली है, लेकिन कांग्रेस उस हार को पचा नहीं पा रही है। लगातार इस पर मंथन हो रहा है और पता चला है कि पार्टी भूपेंद्र हुड्डा से खुश नहीं थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कहीं कांग्रेस इस हार का जिम्मेदार हुड्डा को तो नहीं मान रही है। 26 सितंबर को राहुल गांधी मंच पर थे। एक तरफ हुड्डा, दूसरी तरफ सैलजा थी। दोनों का मनमुटाव खुलकर दिख रहा था, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे थे। यह हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार का सत्य है और अब इस सत्य को कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने से हिचक नहीं रहा। यूनाइटेड लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। देखिए, अभी ही तो सब बातें हम लोग करते ही हैं, चाहे वो एकजुटता की बात करें, गुलबारी थी, आत्मविश्वास ज़्यादा था और कॉन्फिडेंस से चले। खड़गे साहब ने, राहुल जी ने ये कहा कि इसको हमें और तय तक जाना चाहिए बात। अब देखते हैं वहाँ से क्या रिपोर्ट आती है। कल सुबह दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राहुल गांधी ने बड़े नेताओं की मीटिंग की। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा, हरियाणा में हार इसलिए हुई क्योंकि नेताओं ने पूरे चुनाव में पार्टी से ऊपर अपने हितों को रखा। सूत्रों की माने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि हरियाणा की सही स्थिति को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी नेतृत्व को सही जानकारी नहीं दी, वास्तविकता से पार्टी नेतृत्व को दूर रखा। कल की मीटिंग में हुड्डा शामिल भी नहीं हुए। सूत्रों के माने तो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी नहीं बुलाया गया। हरियाणा में कांग्रेस 4 गुटों में बंटकर चुनाव लड़ रही थी। एक हुड्डा का गुट, दूसरा सैलजा का गुट, तीसरे गुट के अगवा रणदीप सुरजेवाला और चौथा गुट सीधे आलाकमान से डील कर रहा था। सैलजा गुट खुलकर नतीजों के बाद से ही हार के लिए हुड्डा कैंप को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इलेक्शन की कमांड कांग्रेस के हाथ में नहीं थी, व्यक्ति विशेष या एक परिवार के हाथ में थी। भूपेंद्र हुड्डा की बात कर, हाँ बापू बेटे ही कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से लोगों को लगा भाई ये कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस तो 36 बिरादरी की पार्टी है। तो जब वो 36 बिरादरी वहाँ नजर नहीं आई तो पोलराइजेशन होगी, तो पोलराइजेशन सबसे बड़ा नुकसान हुआ। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए जाट वर्सेस नॉन जाट के सामाजिक समीकरण को जिम्मेदार माना जा रहा है। कांग्रेस के ओबीसी नेता भी चुनाव के कर्ता धर्ता की नीति रीति पर सवाल उठा रहे हैं। टोटल मिसमैनेजमेंट, जो हमारे प्रभारी जी थे
वो अस्पताल में आइसोलेशन में थे। अगर आइसोलेशन में रहना था तो प्रभार छोड़ दिया होता ना, क्यों चिपके हुए थे प्रभार के? और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो चुनाव लड़ रहे थे। हमारे यहाँ जो है शैलजा जी ने कहा मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर बोला मुझे चौपर नहीं मिल रहा है। उसके बाद राहुल जी के कार्यक्रम के लिए हमारे पास वो आगे रोड शो करेंगे। उसके बाद जो है हमने तैयारी शुरू कर दी अपने, हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोल दिया राहुल जी आ रहे हैं। दोबारा फोन किया, वहाँ बोला कोई ऐसा कार्यक्रम ही नहीं है। कांग्रेस के भीतर हार पर रार है तो बीजेपी सीधे राहुल गांधी को लपेट रही है। राहुल गांधी जी का इंटरेस्ट केवल जलेबी में था, उनका कांग्रेस के चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो जलेबी को महिमा मंडित करके चले गए और लोगों ने कांग्रेस की जलेबी बना दी। अब कांग्रेस को अपना चुनाव निशान भी बदल लेना चाहिए, अब पंजे को हटा के जलेबी रख लेना चाहिए। हार के कारणों की पार्टी तलाश कर रही है और सबसे बड़ा कारण सामने आ चुका है। पार्टी फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने वाली है जो हरियाणा में एक एक नेता से बात करके पूरी वस्तुस्थिति को समझेगी और फिर आगे का फैसला लिया जाएगा। और देखिए, हरियाणा के चुनावी नतीजों से कांग्रेस कोई सबक ले ना ले, ऐसा लगता है कि मायावती ने इससे सीख जरूर ले ली। फैसला उन्होंने ये किया है कि अब किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करना। उन्हें लगता है कि आईएनएलडी के साथ गठबंधन करने का उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। उनके वोट तो ट्रांसफर हुए, लेकिन उन्हें दूसरी पार्टी के वोट नहीं मिले। पहले पंजाब में अकाली दल से गठबंधन कर बहन जी ने चुनाव लड़ा। इस बार हरियाणा में चौटाला की आईएनएलडी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब मायावती ने इससे सबक लेते हुए तय किया कि क्षेत्रीय दलों से दूर रहेंगे। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम और इससे पहले पंजाब चुनाव के कड़वे अनुभव के मद्देनजर आज हरियाणा और पंजाब की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों से अब आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय लिया है, जबकि भाजपा एनडीए और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह जारी रहेगी। बहन जी एक के बाद एक कुल 4 पोस्ट कर चुकी। बीएसपी को बाबा साहेब का सबसे बड़ा हितैषी बताया और लिख दिया कि उनका वोट तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन सहयोगी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। असल में मायावती ने जाट समाज की राजनीति करने वाले चौटाला की पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ा। जाट समाज का वोट सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिला। चुनाव बाद कराए गए सर्वे में सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है यादव के 25% वोट कांग्रेस को, जबकि 62% यादव के वोट बीजेपी को मिले। दलितों में जाटव बिरादरी के 50% वोट कांग्रेस को मिले, 35% बीजेपी को। गैर जाटव दलित वोट 33% कांग्रेस को और 45% बीजेपी को। जाट बिरादरी के 53% वोट कांग्रेस को, 28% बीजेपी को मिले। सीएसडीएस के सर्वे रिपोर्ट का निचोड़ है कि जिस दलित बिरादरी की राजनीति मायावती करती हैं, उसका करीब 80% वोट भाजपा और कांग्रेस में गया और इसके साथ ही जाट बिरादरी का भी 80% वोट इन्हीं दोनों दलों में गया। अगर हम बात बसपा और आईएनएलडी की कर लें तो इसे महज 6% वोट मिला है। मतलब जिस वोट ट्रांसफर की बात मायावती कह रही है, उसका बहुत ज्यादा असर हरियाणा के इस चुनाव में कम से कम नहीं दिखा। वैसे हरियाणा के जाट पर सवाल उठाकर मायावती ने यूपी के जाटों से मुसीबत जरूर मोल ले ली। जो बहन जी ने एक बिरादरी के बारे में जाट समाज के कहा है वो सही नहीं है, तो हमें तो इस चीज की वो है, हमारी बिरादरी को टारगेट कर रही है। वो जो उसने मान्य कुछ ना दिया, हमने भी ना दिया, कहा वो हमारे को ठेका था उसका कुछ देने का, भाई हम ही उस जाट ही उसके देगा मायावती का सब कुछ जो है। और एक जाति के लिए अगर इस तरह की बात करी, गलत करी जो है, कहना चाहिए। राजनीति करने वाले को सोचना चाहिए क्या स्थिति है क्या नहीं है। राजनीतिक लोगों को इस तरीके के छोटे बयान नहीं देने चाहिए। और जाट कभी जातिवादी नहीं हुआ, जाट तो राष्ट्रवादी है। वोट ट्रांसफर के सवाल पर ही मायावती ने 2019 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा था। अब उन्होंने अकेले ही हाथी को चलाने का फैसला लिया। देखिए अब आगे क्या होता है। देखिए, महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियां करने में, सियासी बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। अजीत पवार भी नई पटकथा लिखने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो कह तो रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है।
महाराष्ट्र में होने वाले हैं चुनाव। क्या है अजीत पवार का अगला दांव? दिल्ली से लेकर मुंबई तक पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहला सवाल है कि क्या अजीत महायुति के साथ ही रहेंगे? दूसरा सवाल कि क्या अजीत पवार वापस चाचा शरद पवार के साथ हाथ मिला लेंगे? तीसरा सवाल, क्या अजीत पवार अकेले चुनाव लड़ेंगे? कल महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट की बैठक थी। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ये आखिरी बैठकों में से एक थी। कैबिनेट बैठक शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बैठक से निकल गए। कैबिनेट बैठक की शुरुआत हुई तो सबसे पहले रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई और उसके 10 मिनट के भीतर ही अजीत पवार बैठक से निकल गए। लेकिन इसके बाद कैबिनेट बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। अजीत पवार न सिर्फ प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, बल्कि वित्त जैसा भारी भरकम मंत्रालय भी उनके पास है। सरकार के किसी बड़े फैसले में वित्त मंत्रालय की भूमिका सबसे अहम होती है। लेकिन अजीत पवार तो इस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। इस खबर पर चर्चा शुरू ही हुई थी कि तब भी खबर आ गई कि अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। माना गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार कोई बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन अजीत पवार ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे गठबंधन में दरार की खबर पुख्ता होती। महायुतीचं सरकार आणण्याच्या करता सिन्नरला घड्याळाचं चिन्ह घेऊन आपला उमेदवार उभा राहणार आहे। घड्याळाचं बटन दाबा, आमच्या सगळीकडे त्या ठिकाणी उमेदवार येतील। जिथं धनुष्यबाणाची खूण असेल तिथं धनुष्यबाण दाबा, जिथं कमळाची खूण असेल तिथं कमळ दाबा। ही आमची महायुती आहे। सगळे आम्ही निवडून आलो की पुढे 5 वर्ष तुमची योजना चालू। अजीत पवार भले ही कैमरे के सामने कह रही हो कि हम साथ साथ हैं, लेकिन अजीत पवार की अगली पॉलिटिक्स क्या होगी, इस पर कोई भी खुलकर नहीं कह सकता, क्योंकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र की असली पिक्चर अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर सरकार बनाने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान राग छेड़ा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फिर पाकिस्तान से बातचीत शुरू होनी चाहिए, भारत को बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। तो बातचीत पाकिस्तान से हो, ऐसा लगता है फारूक अब्दुल्ला को। क्यों हम लोग एक और नफरत पैदा करें, गलतफहमियां पैदा करें? हम तो चाहते हैं कि भाईचारा पैदा हो, सारे हमारे पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमारा अच्छा राब्ता हो। सार्क है, उम्मीद करूंगा हुकूमत हिंदुस्तान सार्क को फिर से शुरू करेगी कि हम लोग खुशी से रह सकें। हम बड़े भाई हैं इन सब मुल्कों के। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके के हालात हैं, मौजूदा हालात, और जैसे बार बार पाकिस्तान भारत को जख्म देता है, क्या पाकिस्तान से वाकई बात होनी चाहिए? बड़ी खबर बता दें, खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सरकार बनाने का दावा आज ही पेश किया जाएगा। थोड़ी देर में एलजी से मिलेंगे उमर अब्दुल्ला और उसके बाद औपचारिक तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा। और जो हमें जानकारी मिल रही है, आज ही सरकार बनाने का दावा एनसी की तरफ से पेश किया जाएगा। कुछ ही देर में एलजी से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात होनी है और उसी वक्त यह दावा पेश किया जाएगा। तो सूबे में एनसी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है और सरकार बनाने का दावा अभी पेश करने वाले हैं उमर अब्दुल्ला। दिखाते हैं कि जयप्रकाश नारायण जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश में किस तरीके की सियासी हलचल नजर आई। लखनऊ में तो सड़क पर संग्राम की स्थिति थी। दरअसल अखिलेश यादव जेपी एनआईसी सेंटर जाना चाहते थे। माल्यार्पण के लिए जेपी की प्रतिमा पर वो पुष्प अर्पित करना चाहते थे, लेकिन योगी सरकार की पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद जबरदस्त घमासान हुआ और इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम। अखिलेश यादव ने बिहार के संदर्भ में एक ऐसा बयान दे दिया कि वहां का भी सियासी पारा हाई हो चुका है। लखनऊ शहर बना जंग का मैदान। जेपी के नाम पर बीच सड़क जमकर मचा बवाल। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश की अगुवाई में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी सेंटर नहीं जाने दिया गया। फिर क्या था, समाजवादी पार्टी की पूरी फौज सड़क पर उतर आई। अखिलेश यादव को रोक लिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस के लोग और अर्धसैनिक बलों को भी लगा दिया गया है और ये इतनी बड़ी बैरिकेड लगाई गई है। बैरिकेड के बाद एक और बैरिकेड लगाई गई है, उसके बाद लठ लगाया गया है, बल्ली लगाई गई है और उसके पीछे अर्धसैनिक बलों के जवान मौजूद हैं।
पुलिस के जवान मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। ये देखिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बैरिकेड चढ़कर का बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में है। बवाल बढ़ने लगा। पुलिस की भारी फोर्स तैनात थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। जेपी सेंटर में माल्यार्पण के लिए न जाने पर अखिलेश अपने घर के बाहर ही जेपी की मूर्ति ले आए और माल्यार्पण किया। सवाल उठता है कि आखिर लखनऊ के जेपी सेंटर में अखिलेश को क्यों नहीं जाने दिया गया। इस पर प्रशासन का पक्ष जानना जरूरी है। एलडीए का कहना है कि इस वक्त सेंटर में हर जगह निर्माण सामग्री फैली हुई है। Z+ सुरक्षा प्राप्त अखिलेश का वहां जाना ठीक नहीं। खैर, अखिलेश ने घर के बाहर जेपी की मूर्ति पर माला पहनाकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। लखनऊ में नेताजी ने शिलान्यास किया था और पिछली समाजवादी सरकार में उसको पूरा किया गया था। ये जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, तो ये तो यही परंपरा जारी रखना चाहते हैं कि आज हम आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं करने दे रहे हैं, कल आपकी सरकार बन जाए तो आप भी महापुरुषों को सम्मान मत करने दो। इसी सेंटर में जाने पर पिछले साल भी बवाल हुआ था। तब अखिलेश दीवार फांदकर जेपी सेंटर के अंदर घुस गए थे। इस बार प्रशासन तैयार था। इसी वजह से अखिलेश जेपी सेंटर तक पहुंच नहीं पाए। आपके लिए इस सेंटर के इतिहास को जानना जरूरी है कि आखिर क्यों जेपी की जयंती पर संग्रहालय में जाने को लेकर बवाल मचा रहता है। 2006 में मुलायम सिंह यादव ने 17 करोड़ की लागत से परियोजना का प्रस्ताव रखा था और 2 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तो परियोजना रुक गई। 2013 में अखिलेश सरकार के दौरान परियोजना फिर से शुरू हुई। अक्टूबर 2016 में यूपी के तत्कालीन सीएम अखिलेश ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान संग्रहालय की ज्यादातर सुविधाएं अधूरी थीं। 2017 में योगी सरकार ने संग्रहालय के निर्माण की जांच शुरू कर दी। इसके बाद से निर्माण अधूरा है और पब्लिक की एंट्री भी बंद है। अखिलेश ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को भी खींच लिया और जेपी के अपमान पर केंद्र से समर्थन वापसी की सलाह दे डाली। बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। अखिलेश ने नीतीश को समर्थन वापस लेने की सलाह दी तो कांग्रेस और आरजेडी ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। वो नीतीश जी क्या कहेंगे, हम उनसे जानना चाहते हैं। जेपी नारायण जी को तो वो अपना एक तरह से भगवान मानते हैं, उसी आंदोलन से वो भी निकले हैं। अभी एनडीए में हैं तो क्या मुंह बंद हो गया उनका? तमाम समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग आज नीतीश कुमार जी की तरफ देख रहे हैं कि क्या वो मुंह खोलते हैं या वो चुप रहते हैं। नीतीश जी जब वो जैसा कदम उठाएंगे उस परिस्थिति में तब वो कैसा कदम उठना चाहिए, रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, ये परिस्थिति जन कारणों से पैदा होगी। यूपी में मचे बवाल के बीच नीतीश का नाम आने पर जेडीयू ने साफ कर दिया कि गठबंधन तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये गठबंधन अटूट है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। जनता इस गठबंधन को लंबे समय तक चलते हुए देखना चाहती है। बिहार का हित इस गठबंधन में है। लखनऊ से शुरू हुए बवाल पर दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल मची है और बार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है।